हर जीव उम्र बढ़ने के साथ साथ रूप रंग परिवर्तित करता है, लेकिन कोरोना ने 2019 में अपने जन्म से 3 सालों के भीतर ही सैकड़ों बार गिरगिट की तरह रंग बदला है। BF.7 के रूप में इस बार नए कपड़े पहनकर वह चाइना में कोहराम मचा रहा है। पहले अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट एक साल में लगभग 500 बार अपना रूप परिवर्तित कर चुका है। लेकिन तकलीफ और चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार कोरोना ने प्रहार घर में किया है, अर्थात चाइना में। मैं सृजन स्वागत करता हूं कोको यूपीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि चाइना में स्थिति क्या है, BF.7 वेरिएंट नया है या पुराना, विश्व के दूसरे देशों और इंडिया पे इसका क्या इंपैक्ट है और आने वाले समय में वे फॉरवर्ड क्या है, यानी आगे की कार्रवाई क्या होनी चाहिए। पूरे वीडियो में बने रहिएगा जानकारी के लिए। शुरुआत करते हैं चाइना के एक्सक्लूसिव केस के साथ में। कहते हैं जहां से शुरुआत होती है अंत भी वहीं होता है। चाइना के साथ भी वही हो रहा है। जहां चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी पहले उसके लिए लाभदायक साबित हो रही थी, अब वही पॉलिसी उसके लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। शुरुआत करते हैं पहले चरण से। तो पहले चरण में चाइना ने विश्व के दूसरे देशों की तरह मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच और उपचार की व्यवस्था उपलब्ध कराई। लेकिन दूसरे चरण में जहां कोरोना बढ़ा, वहां सख्ती से चाइना ने इस चीज का पालन कराया। ज्ञात हो कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, जहां स्टेट यानी सरकार के हाथ में सारा पावर होता है। विश्व के सभी देशों की तुलना में बड़ी सख्ती से यहां लॉकडाउन लगाया गया और इसलिए दूसरी लहर से जहां पूरा विश्व ध्वस्त हो गया, वहीं चाइना के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगे, ऐसे इल्जाम लगे कि वो चीज़ों को छुपाता रहा। हालांकि उसने लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया, यानी एक छोटे से क्षेत्र में भी यदि व्यक्ति संक्रमित होता था तो उस बड़े क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बना दिया जाता था। इसका कारण यह रहा कि चाइना इस दूसरी लहर से सुरक्षित रहा। लेकिन अभी एक साल से आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां वहां सुचारू रूप से शुरू हो गई और यही वो भयावह स्थिति पैदा कर रहा है जो आंकड़े दिखा रहे हैं। एक आंकड़े के अनुसार 9,64,000 से ज़्यादा मौतें होने वाली अगले साल, यानी लगभग 1 मिलियन लोग कोरोना की भेंट चढ़ जाएंगे। दिसंबर से अप्रैल तक की बात करें तो 5 लाख लोगों की मृत्यु होने वाली है। एक दूसरी प्रकाशित रिपोर्ट कहती है कि 3 महीने के अंदर ही 3,22,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु होगी, जहां एक दिन में 3.5 लाख से ज़्यादा संक्रमित लोग मिलेंगे, यानी कोविड पॉजिटिव केस मिलेंगे। और एक दिन में अप्रैल कहता है कि 5,500 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु होगी। ये चीज़ अप्रैल में होती तो अलग बात थी। यहां आज के समय में एक दिन में कोविड से चाइना में 5,000 से कहीं ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है। चाइना सरकार फिर अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके इस डेटा को छुपाने का प्रयास कर रही है। जहां वो ये कहते हैं कि कोविड के साइड इफेक्ट से यदि कोई मौत हुई है तो उसे कोविड से मौत में नहीं गिना जाएगा। कहने का मतलब यदि कोविड से किसी व्यक्ति को निमोनिया होता है और इस निमोनिया के कारण सांस की परेशानी से वो व्यक्ति दम तोड़ देता है तो वो कोविड से मौत नहीं गिना जाएगा। और पिछले एक दिन से तो चाइना की सरकार ने ये ऑफिशियली कह दिया है कि अब कोविड से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डेटा वो प्रकाशित नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में जो स्थिति चाइना में पैदा होगी वो किसी को भी दिखाई नहीं देगी। समझते हैं BF.7 वेरिएंट क्या यह नया है या पुराना है। तो हम देखते हैं कि ये एक ओल्ड स्ट्रेन का वेरिएंट है, यानी ये वही पुराना कोरोना है जो एक नया कपड़ा पहन करके आया है। ये श्रृंखला जिसकी ओमिक्रॉन है, जो 22 महीनों से चाइना में और विश्व के 91 से भी ज़्यादा देशों में अपनी पैठ बना चुका है। भारत के अंदर भी ओमिक्रॉन वेरिएंट पिछले 1 साल से है। लेकिन इसकी जो सब श्रृंखला है, यानी इसका जो सब लीनियज BA.5 है, वो ज़्यादा परेशानी पैदा करता है, क्योंकि BA.5.2.1.7 जो इस BF.7 का दूसरा नाम है, वो इतना खतरनाक है कि आज तक जितने भी वेरिएंट आए हैं उनसे सबसे कम इंक्यूबेशन पीरियड इसका ज़्यादा है। कहने का मतलब वायरस का शरीर में प्रवेश और सिम्टम दिखाना मात्र 2 से 3 दिन में शुरू हो जाता है, जो आज तक नहीं देखा गया था। वहीं इसकी RO वैल्यू यानी रिप्रोडक्टिव वैल्यू, एक व्यक्ति से कितने लोगों को संक्रमित किया जा सकता है, ये 10 से शुरू होकर 18 तक जाती है, जो कि स्थिति को और परेशानी में डालता है। R3460 वो नया कपड़ा है, यानी वो म्यूटेंट है जो इसको परिवर्तित करके लेकर के आया है। और आने वाले समय में न सिर्फ चाइना
बल्कि विश्व के दूसरे देशों में भी ये कोहराम मचाएगा और मचाना शुरू कर चुका है। जहां पिछले महीने में कोविड पॉजिटिव केसेस के अंतर्गत 7.2% केस यूके यानी इंग्लैंड के अंदर BF.7 से पाए गए हैं, जहां 5% से ज्यादा केस USA के अंदर यानी अमेरिका के अंदर BF.7 के पाए गए हैं कोविड पॉजिटिव। दूसरे देशों की बात करें US और UK के अलावा तो फ्रांस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन देशों में भी कोविड पूरे तरीके से अपने पैर पसार चुका है BF.7 के रूप में। लेकिन स्थिति भयावह सिर्फ और सिर्फ चाइना में क्यों है, इसका क्या कारण है, हम देखेंगे कि विश्व के दूसरे देशों में चाइना के कंपैरिजन में उतनी सख्ती से लॉकडाउन का पालन नहीं हुआ। और लेकिन इसका एक फायदा यह हुआ कि भारत और विश्व के दूसरे देशों के लोग डायरेक्ट संक्रमण में आए और उसके कारण आज उनमें डेवलप हुई है हर्ड इम्यूनिटी। आप सभी ने सुना होगा कि गिर गिर कर ही, चोट खा खा कर ही व्यक्ति सीखता है, और यही है डायरेक्ट इन्फेक्शन, डायरेक्ट इम्यूनिटी डेवलपमेंट, जो डायरेक्ट इन्फेक्शन के कारण डेवलप होता है जब लंबे समय तक एक बड़ा समूह किसी वायरस के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में रहता है। वैक्सीन अपना काम कर रही है, लेकिन जो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई है, आने वाले समय में यदि वो वेरिएंट प्रवेश करता है पूरी तरीके से, और भारत में प्रवेश कर भी चुका है, लगभग 250 से ज़्यादा केसेस इसके प्राप्त हो भी चुके हैं। लेकिन डॉक्टर रमेश गुलेरिया एम्स का कहना है कि भले ही ये री इन्फेक्शन पैदा करेगा, भले ही लोग संक्रमित हो सकते हैं, लॉकडाउन की स्थिति भी बन सकती है, लेकिन हॉस्पिटल में यानी अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या कम रहेगी, और राहत की बात यह है कि मरने वालों की संख्या भी कम रहेगी। हालांकि हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है और लापरवाही नहीं रखना है। और चाइना से कंपैरिजन हम यदि करें इंडिया का, तो हम देखेंगे जुलाई में हमारे यहाँ ओमिक्रॉन के केसेस ज़्यादा थे, हालांकि मृत्यु कम हुई, लेकिन चाइना में अब BF.7 के आने से, क्योंकि लॉकडाउन में इसने पुराने इन्फेक्शंस यानी जो दूसरी लहर में जो कोरोना का घातक रूप सामने आया था उसका सामना नहीं किया है, और इस वजह से चाइना की जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है आज विश्व की, वो इस महामारी का सामना कर रही है, जो भारत और विश्व के दूसरे देश दूसरी लहर में कर चुके हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है, ना सिर्फ इंडिया के लिए, चाइना के लिए और विश्व के सभी देशों के लिए। तो कहते हैं लोहा ही लोहे को काटता है, तो वायरस ही वायरस को काटेगा। कहने का मतलब सबसे पहले तो होना चाहिए वैक्सीनेशन। भारत 100 करोड़ से ज्यादा टीके लगवा चुका है, लेकिन यदि जरूरत पड़े तो उसे दूसरे बूस्टर डोज का भी सोचना चाहिए। वहीं चाइना की साइनोफार्म कंपनी, जो फिर से सरकार के अंतर्गत आती है, उसकी जो वैक्सीन है उतने रूप से प्रभावी नहीं है, तो उसे दूसरे देशों से भी संपर्क करना चाहिए। ऑन कोविशील्ड और कोवैक्सीन का हमने नतीजा देखा है कि ये बढ़िया तरीके से भारत में सामने आए हैं। दूसरे नंबर पे इम्यूनिटी डेवलपमेंट। हम पिछले बार की अपनी गलतियों से यदि नहीं सीखेंगे तो फिर से दोबारा गलती होने की संभावना है। लाइफ स्टाइल में हमें परिवर्तन करना ही पड़ेगा, और हमने देखा किस प्रकार से हर्ड इम्यूनिटी भारत में काम कर रही है। तो इम्यूनिटी डेवलपमेंट दूसरे नंबर पर सबसे जरूरी चीज है। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार रेस्ट्रिक्शन क्यों नहीं लगा रही है फ्लाइट्स पर। कहने का मतलब जो चाइना से फ्लाइट्स आ रही हैं उनको बंद क्यों नहीं किया जा रहा है। विदेश से भारत में कोरोना आकर गांव-गांव तक पहुंच गया, यदि उसे प्राथमिक स्तर पर ही रोक दिया जाता, और पिछली बार जो हुआ सो हुआ, इस बार यदि हम उस चीज से नहीं सीखेंगे तो आने वाली स्थिति हमारे लिए अच्छी नहीं होगी। तो रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए फ्लाइट्स पे। जांच तो पहले भी होती थी और अब भी हो ही रही है। प्रिकॉशन का लोग यूज करेंगे ही, सरकार की जो गाइडलाइंस आएंगी उसको भी फॉलो किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है जीनोम सीक्वेंसिंग की। भारत सरकार पूरे राज्यों से अलग अलग कोविड पॉजिटिव केसेस मंगा रही है, जिसको वो जीनोम्स कंसोर्टियम के माध्यम से चेक करेगी कि किस प्रकार से ये वायरस म्यूटेट हो रहा है, लेकिन बार बार कैसे वो कपड़े बदल रहा है। और उसकी यदि जानकारी हो जाती है तो आने वाले समय में उस खतरे को भांप करके लिए उसकी तैयारी की जाएगी। तो डरने की बात नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।